Hello everybody, welcome to चेतन शर्मा क्लासेस द वर्ल्ड ऑफ लॉजिक्स। जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो है द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज इस टॉपिक की थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम अपना थर्ड बॉक्स कंप्लीट करेंगे, सप्लाई। इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो है द सप्लाई कर्व, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, मार्केट सप्लाई वर्सेस इंडिविजुअल सप्लाई, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। सबसे पहले मैं आपको सप्लाई के बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। सप्लाई चैप्टर करते वक्त अपने आप को सबसे पहले प्रोड्यूसर समझना है। हर चीज़ प्रोड्यूसर के एंगल से आपको सोचनी है। अब मोस्टली बच्चों को ये टॉपिक आता ही होगा, लेकिन जो बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं मैं उनके लिए भी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ही बता रहा हूँ। प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देगा। प्राइस अगर कम हो जाएगा प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये चीज़ मैं आपको थोड़ी देर में प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। राइट साइड में आप डायग्राम देख सकते हो, वो भी यही बता रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, ओपी से OP1 हो रहा है तो सप्लाई OQ से OQ1 हो रही है। प्राइस कम हो रहा है, OP से OP2 हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रही है, OQ से OQ2 हो रही है। जब प्राइस और सप्लाई दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी, प्राइस घटा सप्लाई घटी, तो इसको डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन कहा जाता है। नीचे आप कुछ न्यूमेरिकल्स में टेबल देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले प्राइस 10 है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी 6 है तो प्रॉफिट मार्जिन 4 का है। फिर प्राइस बढ़ के हो गया 12, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी सेम है, पहले भी 6 थी अभी भी 6 है। इस वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है, तो प्रॉफिट के बढ़ने से हमारी सप्लाई बढ़ गई है। तो जब हम ये देखेंगे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ रही है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, और प्राइस बढ़ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। नीचे टेबल देखेंगे, प्राइस 10 है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 है, प्रॉफिट मार्जिन 4 का है। फिर प्राइस हमारा कम हो गया 8 हो गया, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, 6 की 6 ही है। तो पहले हमारा प्रॉफिट मार्जिन 4 था, अब हमारा प्रॉफिट मार्जिन 2 हो गया है, यानी कि कम हो गया है, तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा। तो इस वाले केस के अंदर हमारा प्राइस कम हो रहा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी सेम है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है और सप्लाई भी कम हो रही है। तो जब हम बोलते हैं प्राइस कम होगा सप्लाई भी कम होगी, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है। अब हम कर रहे हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई। फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई का मतलब है या तो सप्लाई बढ़ जाएगी या सप्लाई घट जाएगी। तो कौन से ऐसे फैक्टर है जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला फैक्टर है ओन प्राइस, ये हम सीख चुके हैं, ठीक है जी। ओन प्राइस के अंदर हमने क्या देखा, इस वाले बॉक्स की बात करें अगर, तो इस बॉक्स के अंदर प्राइस बढ़ रहा है, खर्चे सेम है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है और सप्लाई भी बढ़ रही है। इस वाले बॉक्स की बात करें तो प्राइस कम हो रहा है, खर्चे सेम है, इसलिए हमारी प्रॉफिट मार्जिन जो हो रहा है वो कम हो रहा है और सप्लाई भी कम हो रही है, ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, प्राइस ऑफ इनपुट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इनपुट्स का मतलब है अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको बनाने में हमारा कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, कितनी हमारी लेबर के खर्चे हो रहे हैं, वो हो गया हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर इनपुट के खर्चे। अब इसके अंदर दो केस है, एक केस है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट। अब सबसे पहले हमारा प्राइस 10 था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 थी। अब हमारा प्राइस सेम है, पहले भी 10 था अभी भी 10 है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई है, पहले 6 थी अब 8 हो गई है। इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, पहले प्रॉफिट मार्जिन हमारा 4 था, अब प्रॉफिट मार्जिन हमारा 2 रह गया।
तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा। नीचे मैंने लिखा है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, सप्लाई भी कम हो गई। अब सोचने वाली बात क्या है, देखो इस वाले केस के अंदर भी हमारी सप्लाई कम हो रही है और इस वाले केस के अंदर भी हमारी सप्लाई कम हो रही है, लेकिन जो ये वाला केस है जहाँ जो सप्लाई हमारी कम हो रही है वो इस वजह से हो रही है, ध्यान से देखना आपको। इस केस के अंदर हमारा प्राइस कम हो रहा है, खर्चे सेम है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया है, कम हो गया और सप्लाई कम हो गई है। लेकिन इस वाले केस के अंदर हमारा प्राइस सेम है पर हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, इस वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। इस वजह से हमारी सप्लाई भी क्या हो रही है, कम होती हुई हमें नज़र आ रही है। जो फर्स्ट वाला केस है, ये वाला केस, इस केस के अंदर हमारा प्राइस कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, सप्लाई भी कम हो रही है। लेकिन जो हमारा ये वाला केस है, इस केस में प्राइस सेम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए सप्लाई कम हो रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जो नीचे वाला केस है, यहाँ जो सप्लाई कम हो रही है वो प्रोडक्ट के खुद के प्राइस से नहीं हो रही है, प्रोडक्ट का खुद का प्राइस सेम है पर हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो सप्लाई कम हो रही है। मतलब प्रोडक्ट के खुद के प्राइस से नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो अदर फैक्टर स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से पॉइंट नंबर 2 से हम जितने भी पढ़ेंगे वो सारे के सारे अदर फैक्टर्स हैं। अब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट, सबसे पहले इनपुट का प्राइस 10 था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4 थी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 थी तो प्रॉफिट मार्जिन 4 था। फिर प्राइस सेम है, 10 का 10 ही है, पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 से 4 हो गई, जिससे हमारे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए हैं, 4 से 6 हो गया हमारा प्रॉफिट मार्जिन, उसकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है। देखो मैंने यहाँ लिखा है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, प्रॉफिट बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई। अब आप ध्यान से देखो, इस केस में भी सप्लाई बढ़ रही है, इस केस में भी सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन जो ऊपर वाला केस है यहाँ प्राइस बढ़ रहा है, खर्चे सेम है। लेकिन जो ऊपर वाला हमारा केस है, ये वाला केस, यहाँ प्राइस बढ़ रहा है, खर्चे सेम है, इस वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया और सप्लाई बढ़ गई। लेकिन जो हमारा नीचे वाला केस है, यहाँ प्राइस सेम है, खर्चे कम हो गए हैं, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, सप्लाई बढ़ गई है, इस वजह से हमारी सप्लाई बढ़ गई है। ठीक है ना, ये बात समझनी ज़रूरी है। तो जो नीचे वाला ये केस है, यहाँ प्राइस सेम रहता है, बात समझिए, प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं है, खर्चे कम हुए हैं, इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। ठीक है जी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम अगला कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर भी 2 केस है, आपको ध्यान से देखना है, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। डिग्रेडेशन के अंदर आप देख सकते हो, पहले प्राइस 10 था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 थी, तो प्रॉफिट मार्जिन 4 का था। प्राइस सेम है, 10 का 10 ही है, खर्चे बढ़ गए हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, 4 से 2 हो गया। ठीक है भैया, इन केसेस के अंदर प्राइस सेम है, खर्चे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है, सप्लाई भी कम हो रही है। ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई है, तो बट ऑब्वियसली बात है, खर्चे बढ़ जाएंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, सप्लाई कम हो जाएगी। सेकंड केस देखते हैं, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले प्राइस 10 था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 थी, तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा 4 का था। फिर प्राइस सेम है, 10 का 10 ही है, खर्चे हमारे कम हो गए, 6 से 4 हो गए, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 4 से 6 हो गया प्रॉफिट का मार्जिन। ठीक है जी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। इस केस के अंदर प्राइस सेम है, 10 का 10 ही है। ठीक है जी, ड्यू टू अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए, सप्लाई बढ़ गई। अब हम अगला देख रहे हैं एक्सपेक्टेशंस। देखो बड़े ध्यान से सुनना है ये वाला पॉइंट। देखो, प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ अमाउंट सप्लाई करता है कुछ ना कुछ प्राइस पे। ठीक है जी, अब सपोज करो अगर प्रोड्यूसर को लग रहा है अगर फ्यूचर में जाके जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है
उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, मतलब फ्यूचर में ये चीज़ और ज़्यादा महंगी बिकेगी। तो प्रोड्यूसर आज अपने माल को नहीं बेचेगा, अपने गुड्स को नहीं बेचेगा, अपने स्टॉक को संभाल लेगा। तो आज प्रोड्यूसर की सप्लाई कम हो जाएगी। आज प्राइस उतने का उतना ही है, उसके दिमाग में एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो फ्यूचर में अपने गुड्स को बेचेगा क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा प्राइस मिलेगा। तो आज उसी प्राइस पे उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। सेकंड केस देख रहे हैं, अगर कंज्यूमर ये सोच रहा है कि नियर फ्यूचर हमारा प्राइस कम हो जाएगा, नियर फ्यूचर प्रोड्यूसर को लग रहा है ये चीज़ सस्ते रेट में बिकेगी, तो प्रोड्यूसर आज के रेट में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा माल सप्लाई करने की कोशिश करेगा, स्टॉक को होल्ड नहीं करेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो आज उसी रेट में उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, प्राइस सेम है, उसी रेट पे सप्लाई बढ़ जाएगी आज। अगला नंबर ऑफ सेलर, अगर नंबर ऑफ सेलर कम हो जाएंगे मार्केट में तो उसी प्राइस पे सप्लाई कम हो जाएगी, और नंबर ऑफ सेलर बढ़ जाएंगे तो उसी प्राइस पे सप्लाई बढ़ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट क्या है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बताया था आपको। अब मैं, जब हम पढ़ते हैं प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होएगा तो सप्लाई कम होएगी, तो यहाँ बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब आपको ध्यान से सुनना है, देखो जी ध्यान से, ये P1 है। अब ध्यान से देखो आप, देखो प्राइस हमारा बढ़ रहा है और सप्लाई भी हमारी बढ़ रही है। देखो प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ी, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है जी भैया, तो हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन सपोज करो, एक केस लेते हैं, इनपुट के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है भैया, इनपुट के प्राइस भी बढ़ गए तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ेगा, तो ऐसे केस में सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप चाहते हो प्राइस बढ़े और सप्लाई भी बढ़े तो इनपुट के प्राइस सेम रहने चाहिए। बात समझ आ गई है? सेकंड देखते हैं टेक्नोलॉजी। हम पढ़ते हैं प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। लेकिन आप सोचो, अगर हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, तब तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिग्रेड होने से हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, तब तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हो प्राइस बढ़े और सप्लाई भी बढ़े तो टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। थर्ड केस देखते हैं। देखो प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, सपोज करो प्राइस बढ़ रहा है और फ्यूचर में हमारे दिमाग में एज अ प्रोड्यूसर ये सोच आ गई है हमारे दिमाग के अंदर कि नियर फ्यूचर भैया और प्राइस बढ़ जाएगा, तो भले ही आज प्राइस बढ़ गया है, हमारी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, हमारी जो सप्लाई है ये नहीं बढ़ेगी। बात समझ आ रही है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में और प्राइस बढ़ जाएंगे, तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई तभी बढ़ेगी जब हमारे दिमाग के अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो। अगला देख रहे हैं, नंबर ऑफ सेलर। देखो प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है। सपोज करो प्राइस बढ़ रहा है और साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ सेलर ही कम हो गए, तो फिर प्राइस के बढ़ने से सप्लाई नहीं बढ़ेगी। अगर आप चाहते हो प्राइस बढ़े और सप्लाई भी बढ़े तो नंबर ऑफ सेलर सेम रहने चाहिए। अब हम देख रहे हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। डायग्राम में देख सकते हो आप, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है। जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारी सप्लाई बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है, तो इसको बोला जाता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट का ओन प्राइस बढ़ गया है। मैं फिर बता दूं, प्रोडक्ट का ओन प्राइस बढ़ गया है। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, ओन प्राइस बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई है। जब हम ए से सी की तरफ आ रहे हैं तो हमारी सप्लाई हमें कम होती हुई नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो जब हमारा प्राइस कम हो गया है तो इस समय हम ये मान रहे हैं हमारे खर्चे उतने के उतने ही हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है और हमारी सप्लाई भी कम हो गई है। तो जब हम बोलते हैं
एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, तो ये ओन प्राइस की वजह से होता है। एक्सपेंशन ओन प्राइस के बढ़ने से, कॉन्ट्रैक्शन ओन प्राइस के कम होने से। पर दोनों ही केस के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सबसे मेन बात ही यही। अब हम कर रहे हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, चेंज इन सप्लाई। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पीछे, अब दोबारा बताए थे। पहला केस है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब एक केस है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट। अब आप टेबल में देख सकते हो इनपुट के प्राइस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है और प्राइस कांस्टेंट है, पहले भी 10 थे अभी भी 10 है। प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो गया है, 4 से 2 हो गया है। प्राइस सेम है, प्रोडक्ट के ओन प्राइस सेम है, खर्चे बढ़ गए हैं इसलिए प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो गया है। तो डायग्रामेटिकली इस चीज़ को कैसे दिखाएंगे? डायग्रामेटिकली हम इस सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे, यूं। अब देखो जब हमने इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा है तो हम देख पा रहे हैं सप्लाई कर्व एस डैश आ गया है और प्राइस सेम है ओपी, प्राइस ओपी ही है पर सप्लाई ओक्यू से OQ1 हो गई है। तो यहाँ ये पता लग रहा है कि भैया ये जब शिफ्ट हो रहा है सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड तो ओन प्राइस सेम है और हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि खर्चे बढ़ गए जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया है, इस वजह से सप्लाई कम हो गई है। इसलिए डायग्रामेटिकली यही दिखा रहे हैं हम, पहले ओपी प्राइस पे OQ सप्लाई थी, आज भी प्राइस ओपी ही है और सप्लाई कम होके हो गई है OQ1। बी केस देख रहे हैं डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट। अब देख सकते हो डी केस के अंदर बी केस के अंदर हमारा जो प्राइस है वो सेम है, खर्चे कम हो गए हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, तो सप्लाई तो बढ़नी है, जाहिर सी बात है। अब डायग्रामेटिकली इस चीज़ को दिखाएंगे हम, सप्लाई कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हो सप्लाई हमारी बढ़ गई है, OQ1 हो गई है, सप्लाई कर्व नया आ गया है एस डैश। अब इस केस में डायग्रामेटिकली हमने क्या शो करा है कि भैया प्राइस ओपी का ओपी ही है, पहले OQ सप्लाई थी अब OQ1 सप्लाई हो गई है, प्राइस सेम है। इस केस के अंदर हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो गई है, इस वजह से प्रॉफिट बढ़ गए हैं, इस वजह से सप्लाई बढ़ गई है। तो उसी प्राइस पे सप्लाई हमारी बढ़ गई है, डायग्राम के अंदर ओपी प्राइस पे ही सप्लाई बढ़ गई। ठीक है जी, देखो जब हम राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट के केस करते हैं तो प्राइस सेम रहता है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? प्राइस क्या रहता है हमारा, सेम रहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर चेंज आते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर चेंज आता है। टेक्नोलॉजी का डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी देख सकते हो, ए केस प्राइस सेम है, खर्चे बढ़ गए हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, तो उसी प्राइस पे हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एस डैश सप्लाई कम हो गई है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया सप्लाई कर्व का, आपको बड़े ही क्लियरली समझ आ रहा होगा। डायग्राम ये शो कर रहा है भैया प्राइस सेम है, प्राइस ओपी ही है, ठीक है ना, खर्चे बढ़ गए हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया इसलिए सप्लाई कम हुई है, प्राइस सेम है, प्रोडक्ट का ओन प्राइस सेम है। अब ग्रेडेशन में देखो प्राइस सेम है, खर्चे हमारे कम हो गए हैं, सप्लाई हमारी प्रॉफिट हमारे बढ़ गए हैं, सप्लाई हमारी बढ़ गई है। डायग्रामेटिकली कैसे दिखाएंगे? एस डैश सप्लाई बढ़ गई है, तो इस केस में डायग्रामेटिकली हम यही दिखा रहे हैं कि जो हमारी प्राइस सेम है, ठीक है भैया, और सप्लाई हमारी बढ़ गई है क्योंकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हुई है, प्रॉफिट्स बढ़े हैं और सप्लाई बढ़ गई है। इस एक्सेस में प्राइस लिखना भूल गए, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है जी, तो भैया हमने राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट प्रॉपर तरीके से सीख लिए हैं, सारे तरीके से। अब मैं आपको बता दूं कि भैया एक्सपेक्टेशंस के केस में राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होगा।
डायग्राम तो राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट के हर केस के अंदर ही सेम बन रहे हैं, ठीक है ना, सिचुएशन अलग अलग है बस। एक्सपेक्टेशन के केस में सप्लाई का अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो प्रोड्यूसर के दिमाग में एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, तो वो उसी प्राइस पे आज सप्लाई को बढ़ा दे रहा है। एक्सपेक्टेशन के केस में अगर सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो प्रोड्यूसर के दिमाग में सोचे कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ जाएंगे, फ्यूचर में प्राइस और बढ़ जाएंगे, तो उसी प्राइस पे आज सप्लाई हमारी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। नंबर ऑफ जो सेलर वाला पॉइंट था उसके केस में राइटवर्ड शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो उसी प्राइस पे सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और नंबर ऑफ सेलर के केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ सेलर कम हो रहे हैं, तो उसी प्राइस पे सप्लाई हमारी कम हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स कम हो गए। अब ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ये हम प्रॉपर तरीके से कर चुके हैं। फिर बता दूँ, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई जब हो रहा है तो ओन प्राइस की वजह से हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है। लेफ्ट साइड में इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई अगर हो रहा है, ये इंक्रीज इन सप्लाई बना दिया मैंने, यहाँ पे रेड कलर से बना देता हूँ। तो जब हमारा इंक्रीज या डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है हमारा, तो ये अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। इन केसेस के अंदर हमारे प्राइजेस सेम है, और वो अदर फैक्टर क्या है हमने सारे पढ़ लिए हैं। प्राइस ऑफ इनपुट्स है, टेक्नोलॉजी है, एक्सपेक्टेशंस है, नंबर ऑफ सेलर्स है। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई कर्व। लेफ्ट साइड में डायग्राम है, सप्लाई कर्व बना हुआ है, ए एक पर्सन है, मैंने उसका सप्लाई कर्व बना रखा है। ओपी प्राइस पे वो ओक्यू सप्लाई कर रहा है। राइट साइड में जो डायग्राम है वो ये दिखा रहा है, मैं आपको बता दूं। सपोज करो प्राइस हमारा P1 है, तो ए पर्सन इतनी सप्लाई कर रहा है और बी पर्सन इतनी सप्लाई कर रहा है। मतलब इस सप्लाई को हॉरिजॉन्टल नाप रहे हैं, इस सप्लाई को भी हॉरिजॉन्टल नाप रहे हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। मतलब इस वाले एरिया के आगे ये वाला एरिया ऐड कर देते हैं, तो पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा। अगर ये प्राइस ले लूँ यहाँ पे P2, तो ए पर्सन इतनी सप्लाई कर रहे हैं, बी पर्सन इतनी सप्लाई कर रहे हैं। इस सप्लाई के अंदर ये वाला एरिया ऐड कर दूँ तो पॉइंट कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो सप्लाई कर्व आएगा वो ए प्लस बी का होगा, दो पर्सन्स का सप्लाई कर्व है जिसको हम मार्केट सप्लाई कर्व बोल रहे हैं। अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया है। मार्केट सप्लाई कर्व थोड़ा फ्लैटर है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व थोड़े स्टीपर है हमारे। और जो मार्केट सप्लाई कर्व आया है वो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ऐड करा है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल समीशन कहते हैं। हाँ तो डियर, अब अपनी मैंक्यू जी से एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बेसिक्स मैंने सारे आपको कराई दिए, एक्सप्लेनेशन अब बहुत ही आपके लिए सिंपल रहेगी। सप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट ले रखा है आइसक्रीम, डिमांड में भी आइसक्रीम ही था। बता रहा है क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती हैं, कि कितना अमाउंट एक सेलर विलिंग है और एबल है सेल करने के लिए। नॉर्मल सी यहाँ बात लिखी है और कुछ बात नहीं लिखी है, ठीक है ना। बता रहा है प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी। लॉ ऑफ सप्लाई भी वही होता है भैया, आपको पता है प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होता है सप्लाई कम होती है। अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती है। अदर थिंग कांस्टेंट का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी है इस केस में कांस्टेंट रहती है। आगे देखते हैं, सप्लाई शेड्यूल है और सप्लाई कर्व है। अभी आपको दिखा देता हूँ मैंक्यू जी ने क्या बनाया है। सप्लाई शेड्यूल में क्या है, सप्लाई कर्व में क्या है। सप्लाई शेड्यूल एक टैबुलर स्टेटमेंट है जहाँ पे हम
डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में नंबर्स की फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई को देखते हैं। और सप्लाई कर्व ग्राफिकल फॉर्म है जहाँ पे हम ग्राफिकली देखते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, उसकी वजह से सप्लाई कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है। जहाँ एक बना रखा है सप्लाई कर्व इन लोगों ने, देख सकते हो। ज़ीरो प्राइस पे प्रोड्यूसर कुछ भी सप्लाई नहीं कर रहा, 0.5 पे कुछ भी सप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही $1 प्राइस आया उसने 1 यूनिट सप्लाई करी और ऐसे करते करते प्राइस बढ़ रहा है। आप देखो सप्लाई भी बढ़ रही है, $3 पे वो 5 यूनिट सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो 0.5 पे ज़ीरो सप्लाई थी, ज़ीरो लिख दिया। फिर जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ रहा है हमारी सप्लाई भी बढ़ रही है, ठीक है जी। बेन एक पर्सन है, उसके बारे में बताया उसका सप्लाई शेड्यूल कैसा है। अब मार्केट सप्लाई देख रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पीछे मार्केट सप्लाई का जो आता है वो हॉरिजॉन्टल समीशन से आता है। अब यहाँ पे 2 पर्सन ले लिए, एक बेन ले लिया, एक जेरी ले लिया है, ठीक है जी। दोनों की सप्लाई को ऐड कर दिया है। $0 जब है तो कोई भी सप्लाई नहीं कर रहा, ना बेन कर रहा है ना जेरी कर रहा है, तो दोनों को ऐड करा तो आंसर 0 आ गया। $0.5 पे बेन सप्लाई नहीं कर रहा है, जेरी भी सप्लाई नहीं कर रहा है, तो सप्लाई अभी भी 0 है। जब $1 प्राइस आ गया तो बेन ने सप्लाई स्टार्ट कर दी है, पर जेरी की सप्लाई अभी भी 0 है, तो टोटल 1 आ गया। ऐसे प्राइस बढ़ रहा है तो धीरे धीरे दोनों की सप्लाई भी बढ़ रही है, ठीक है जी। तो दोनों के सप्लाई को ऐड करके इन्होंने मार्केट सप्लाई का यहाँ पे बना दिया है। देख पा रहे हो आप, बड़े आराम से आपको नज़र आ रहा होगा। मुद्दे वाली बात यह है, देखो अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो यहाँ पे जब 0.5 प्राइस था तो बेन की सप्लाई 0 थी, ये रही 0। एक जैसी प्राइस आया तो बेन की सप्लाई 1 हो गई, तो बेन की सप्लाई एक प्राइस पे 1 यहाँ आ गई। स्क्रीन देखो, डायग्राम सबसे लेफ्ट वाला, ठीक है। लेकिन जेरी की सप्लाई अभी भी एक प्राइस पे 0 ही है, तो 0 ही है, ठीक है जी। लेकिन टोटल सप्लाई फिर एक प्राइस पे एग्जिस्ट कर रही है, ये रही, क्योंकि बेन जी तो सप्लाई कर ही रहे हैं। बात समझ आ रही होगी आपको अच्छे तरीके से डायग्राम में क्या हो रहा है। तो जो मार्केट सप्लाई का बन रहा है वो एक प्राइस से चालू हो रहा है, 1 प्राइस से, क्योंकि 1 प्राइस पे ही सप्लाई एग्जिस्ट कर रही है, 1, ठीक है जी। तो ये रहा 1 प्राइस पे सप्लाई 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। मार्केट सप्लाई कर्व के अंदर 0 जब प्राइस है तो मार्केट सप्लाई भी 0 है, यहाँ पे पॉइंट है। 0.5 जब प्राइस है तब भी सप्लाई 0 है, तो यहाँ है। लेकिन जब एक प्राइस हुआ तो सप्लाई 1 हो गई, यहाँ आ गया, ठीक है। फिर आगे हमने सप्लाई कर्व की फॉर्मेशन कर दी है। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व देख रहे हैं, एक इंक्रीज इन सप्लाई है, आपको पता है एक डिक्रीज इन सप्लाई है। इंक्रीज को राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज को लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोला जाता है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, ओन प्राइस सेम रहता है इस केस में, और ये अदर फैक्टर की वजह से होती है। अदर फैक्टर सारे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रैदर मैं तो आपको कर्व्स भी बना के दिखा चुका हूँ। इनपुट्स, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशन, सेलर, ठीक है जी। अब ये कंक्लूजन में कुछ समरी में बता रहा है। ओन प्राइस की वजह से क्या होता है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और जो बाकी जितने भी अदर फैक्टर उनकी वजह से क्या होते हैं, शिफ्ट नज़र आते हैं। एक बार राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखा रहा है, एक बार लेफ्टवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट के केस में ओन प्राइस सेम रहता है, अदर फैक्टर की वजह से होती है, पीछे देख चुके हैं हम प्रॉपर तरीके से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। फॉर एनी क्वारी you can contact on my WhatsApp number 9891 156969. Thank you very much.